बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11वीं क्लास फिजिक्स के लेक्चर्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, टॉपिक नंबर 1.4 तक हम डिटेल के साथ तमाम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज आपके पास टॉपिक है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एमसीक्यूज के लिए, हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, हर लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आएंगी उनको हम लोग सिर्फ रीड आउट कर लेंगे ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। इसके अलावा इसमें जो आपके पास मेन कंसर्न होते हैं वो होते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। कि रूल्स क्या है, रूल्स को फॉलो कैसे करना है, एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने उन रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने क्या करना है जी समझना है। तो आज के लेक्चर में आप मेरे साथ देखोगे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आता है तो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे तो आपसे रूल्स में से पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स भी अप्लाई करना है। उसके बाद मूव करेंगे जी, आपके पास होंगे जी हैंड रिटन नोट्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो किए जाते हैं। उसमें से देखेंगे कि क्या चीज़ें एडिशन पॉइंट्स हैं या सेम टू सेम चीज़ें वहीं पे हैं, और उसको क्या करेंगे लेक्चर को समराइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आपकी बुक का पेज नंबर 7 है। ये सारी जो डिटेल है ये आपके पास जो है ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग्स की डिटेल है। यहाँ से हमारे पास असल जो है वो टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन एक दफ़ा जो उन्होंने डिटेल लिखी है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। Page number 7 है as stated earlier, physics is based on the measurements, but unfortunately, whenever a physical quantity is measured, there is inevitably some uncertainty about its determined value. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी चीज़ हम मेजर कर रहे होते हैं, कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं, तो कोई ना कहीं कोई मिस्टेक, कोई अनसर्टेनिटी, कोई एरर आ जाता है। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू अ नंबर ऑफ द रीजंस। अब ये अनसर्टेनिटी की आपके पास कुछ रीजंस हैं और इसको हम लोगों ने इग्नोर नहीं करना। पहली रीजन अगर आप देखो तो पहली रीजन क्या है, is the type of the instrument being used. We know that every measuring instrument is calibrated to a certain smallest deviation, and this fact put a limit to the degree of accuracy which may be achieved while measuring it. कि हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना कैलिब्रेशन होती है, एक अपनी उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, एक अपनी लार्जेस्ट वैल्यू होती है। अगर आप देखें कि हमारे पास एक इंचेस टेप होती है जिससे हम लोग अपनी आम नॉर्मल रूटीन में अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका एक अपना सर्टेन लेवल होता है, उसकी एक अपनी कैलिब्रेशन होती है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप किसी और डिफरेंट ब्रांड का लेंगे, उसकी वही इंच टेप में आपके पास थोड़ी सी आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। कुछ लोगों ने इंचेस में रखा होता है, कुछ ने फीट में भी रखा होता है, और सेंटीमीटर में भी दिया होता है, मीटर में भी दिया होता है। तो अनसर्ट इस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट टाइप की अगर आप देखें डिफरेंट जगह से लेते हैं तो आपके पास डिफरेंट उसके अंदर वेरिएशन आती है। तो वो ये कह रहा है कि हर किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी लेवल, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की एक लिमिट हो सकती है। अगर वो थोड़ा सा कहीं से ख़राब भी हो जाता है, कोई इशू आ जाता है। अगर हम एक्सपोज छोटी सी एग्जांपल लें, जब हम छोटी क्लासेस में प्रोटेक्टर से काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट प्रोटेक्टर, अगर हमारे पास कॉमन कंपनीज होती थी डक्स और कॉमन कंपनी, अगर अगर इसके अलावा आप किसी और कॉमन कंपनी का अगर प्रोटेक्टर लेते थे तो एंगल्स में थोड़ी सी मेजरमेंट में डिफरेंस आता था। यानी कि अगर एक स्टूडेंट ने किसी और प्रोटेक्टर से काम किया है, दूसरे ने किसी और प्रोटेक्टर से काम किया है, और मैंने उसका एंगल किसी दूसरे प्रोटेक्टर से चेक किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो अनसर्टेनिटी आती थी। और वो ही रीज़न है कि हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना कैलिब्रेशन लेवल होता है, उसका एक अपनी डिवीजन जो होती है वो पीछे से सेट होके आई होती है, एक अपना उसका एक्यूरेसी लेवल होता है। एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि सपोज दैट वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ द मीटर रॉड कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स। अब एक मीटर रॉड ले लिया और वो किस में उसने मेजरमेंट दी हुई है, मिलीमीटर में। Let the endpoint of the line lies between 10.3 and 10.4 सेंटीमीटर मार्क्स। 10.3 और 10.4 के ऑलमोस्ट आसपास वो उसकी वैल्यू आ रही है। By convention, if the end of the line does not touch or cross the midpoint, अगर मिड पॉइंट पे आया ही नहीं ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, रीडिंग इज कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन। अगर मिड पॉइंट पे नहीं आया तो सारी बात हम पीछे वाली रीडिंग लेंगे, अगर मिड पॉइंट से आगे आ जाएगा तो हम आगे वाली रीडिंग ले लेंगे। और इन द केस एंड ऑफ द पॉइंट लाइन सीम्स टू बी टचिंग और हैव क्रॉस द मिड पॉइंट, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन। अगर यहाँ पे मेरे पास एक स्केल है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है ये 10.3 है, यहाँ पे 10.4 है। जो मैंने मेजर चीज़ करनी है वो अगर यहाँ पे आ रही है, मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा मिड पॉइंट आता है। अगर यहाँ तक आ रही है, मिड पॉइंट से पीछे आ रही, तो ऑब्वियसली मैं ये वाली वैल्यू ले लूंगी। अगर मेरी चीज़ मेजर करते करते लेंथ यहाँ तक मेजर आ रही है तो जाहिर बात है कि मैं ये वाली 10.4 वैल्यू ले लूंगी। तो ये थोड़ी सा एक अपना
इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी लेवल आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर अब हमने क्या रूल अप्लाई करेंगे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो है फॉर्मेट आता है कि by applying the above the rule, the position of the edge of the line recorded as 12.7 cm with the help of the meter dot calibrated in millimeters may lie between 12.65 and 12.75 के आंसर क्या निकाला जी 12.7 हो सकता है कि वो 12.65 और 75 के ऑलमोस्ट आगे पीछे उसकी रिकॉर्ड की गई हो। Thus, in this example, the maximum uncertainty तो कितनी uncertainty कैलकुलेट की गई है 0.05 सेंटीमीटर। ये uncertainty कैलकुलेट करना भी हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। It is in fact equivalent to an uncertainty of 0.0 centimeter equal to the least count of the instrument divided by into the two parts, half above and half below the recorded. The uncertainty or accuracy in the value of the measured quantity can be indicated conveniently by using the significant figures. The recorded value of the length of a straight line, that is 12.7 cm, contains three digits 1 to 7, out of which two digits are accurately known, while the third digit 7 is the doubtful one. तो हमें doubt था कि 7 कैसे आया, मे बी द रीडिंग 12.65 भी हो सकती थी रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग जो है वो 12.75 भी हो सकती थी, जिसको हमने 12.7 लिखी या 12.65 से राउंड ऑफ कर लिया। तो दो डिजिट 1 और 2 ये दो डिजिट्स हमें अच्छी तरीके से पता था यही कंफर्म होंगे, लेकिन बाद में पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स ने क्या कर दिया, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। यहाँ पे आपके पास आ जाती है डेफिनेशन, या आपने मार्क करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। वो क्या होती है, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो डाउटफुल डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन देखें। In other words, a significant figure is the one which is known to be reasonably reliable. If the above mentioned measurement is taken by a better measuring instrument which is exact up to the hundredth of the centimeter, it would have been recorded as 12.70 centimeter। कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता, अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की होती, तो हमारी एग्जैक्ट जो है वो 12.7 ही रिकॉर्ड होती। अब अगर इन दिस केस द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4। अब इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ रही है, 4 आ रही है। क्या कह रहा है कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। We can say as we improve the quality of our measuring instrument and techniques, we extend the measured result to more and more significant figures and correspondingly improve the experimental accuracy of the result. While calculating a result from the measurements, it is important to give due attention to the significant figures, and we must know the following rules in deciding and how many significant figures are to be retained in the final result. अब यहाँ से आपके पास आ जाते हैं रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब उन रूल्स को आपने क्या करना है, समझना है मेरे साथ। सबसे पहला रूल देखें, आपके पास ये सारी चीज, ये वाला पोर्शन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का है और ये सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का, इसको आपने सिर्फ रीड आउट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप याद रखेंगे जी ये डेफिनेशन, और जो अब हम रूल्स पढ़ने लगे हैं इसके नीचे जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी आपके पास इंपॉर्टेंट है जो हमने याद करनी। पहला रूल देखिए, ऑल डिजिट्स 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। एक चीज याद रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे डिजिट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट। हाउएवर जीरो जो है वो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। जीरोस के हम लोग रूल्स देखेंगे कि कब जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं। अब देखें, जीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। कैसे, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आएगा तो हमारे पास क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 102, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर zeros to the left of the significant figures are not significant। क्या कह रहा है, zeros to the left of the significant figures are not significant। For example, none of the zeros in this on this example is significant। अगर आपके पास ये आ रहा है 0.00, तो ये आपके पास क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाले भी और ये वाले भी। इस केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 3 होंगी। इसमें भी कितनी होंगी, 3 होंगी। तो लेफ्ट साइड पर जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में जीरो होगा तो वो कभी भी आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। सी में देखें कि जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब इसमें राइट साइड पे जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल फ्रैक्शन में अगर जीरोस हमारे राइट साइड पे आते हैं
तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। जैसे कि 3.570 डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये 0 क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 जीरोस राइट साइड पे डाले हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास। तो इस केस में जब हमारे पास राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तब आपके पास ये जो है जीरोस वो सिग्निफिकेंट होंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। अगर इंटीजर्स आ जाते हैं यानी कि पॉइंट नहीं आता, तो द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट जीरोस इज डिटरमिन्ड बाय द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपकी कितनी एक्यूरेट वैल्यू डिटरमिन की गई है, ये उसके ऊपर बेस करेगा। इफ द मेजरिंग स्केल हैज द लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg, अगर हमारा लीस्ट काउंट ही 1 kg है, then there are 4 significant figures written in the scientific notation 8.0। इसको आप कैसे लिखेंगे, 8.0 into 10 raised to the power 3 kg। अगर लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल हमारा 10 kg था, then the number of the significant figures will be 3 written in the scientific notation as 8.00 into 10 raised to power 3 kg। तो ये इस केस में, इंटीजर्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये हो गया पहला रूल। आगे आ जाए सेकंड रूल में, क्या कहता है, इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट। नंबर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और क्वेश्चन नॉट मोर देन कंटेन्ड in the least accurate factor, that is factor containing the least number of the significant figures। For example, the computation of the following using a calculator gives। अगर हमने इसको सॉल्व करना है, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.47। काफी लंबा सा एक आंसर आ गया। अब वो क्या कह रहा है, ये जो फैक्टर है 3.64 हम लोगों ने ऊपर रखा है, द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इसमें हमारे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आंसर शुड बी रिटर्न टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर इसमें 3 है, अगर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आपने उस कितने वैल्यूज तक का आपने आंसर लिखना है, ये चीज आपने बतानी है। तो आपने देखना है सबसे पहले कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें हमारे पास 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 4 है। ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे कम वाली को हमने लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर को मेंशन करना है। तो हमारे पास अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे इसका आंसर आएगा। द अदर फिगर्स आर इनसिग्निफिकेंट एंड शुड बी डिलीटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.45 into 10 raised to the power 3। The last significant figure to be retained is rounded off for the following rules of the following। अब यहाँ पे 1.45 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करने, अगर अब मैंने ये वाले रूल्स पढ़ने, अगर राउंड ऑफ रूल्स अप्लाई होते हैं तो राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखूंगी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वरना नहीं लिखी जाएगी। अगर अब राउंड ऑफ रूल में क्या है कि इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर जो पहला डिजिट हमें ड्रॉप करना है यहाँ से 1.457 से, अगर ये लेस देन 5 होता तो हमने क्या करना था, ये एज इट, यानी यहाँ पे हो जाता है अगर मेरे पास 1.452, तो मैंने क्या लिखना था 1.45। लेकिन अब क्या हुआ, मोर देन 5 हो गया, तो मैंने इसको इंक्रीज करके क्या लिख देना है, 7 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.46 हो जाएगा। 5 से कम होगा ये डिजिट तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, 5 से ज्यादा होगा तो आपने उसमें 1 ऐड कर देना। अगर तो डिजिट खुद ब खुद 5 ही आ गया तो आपने क्या करना, अगर 5 है तो द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड रिटेन इफ इट इज इवन। अगर तो आपके पास नंबर पीछे वाला ऑड है, ठीक है, 5 हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो अगर ऑड है तो उसमें मैंने एक 1 ऐड कर देना है, वो आंसर क्या हो जाएगा 1.46। ठीक है, अगर तो इवन होता, रिटेन एज सच इफ इट इज इवन, फॉर एग्जाम्पल 1.44 होता तो फिर वो मैंने एज इट इज ही लिखना था। द फॉलोइंग नंबर्स आर राउंडेड ऑफ अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर एज फॉलोअर्स, और बाकी को उसने क्या करना है, डिलीट कर देना है। 43.75 इज राउंडेड ऑफ एज 43। अब देखें कि हमारे पास 5 है, 5 से पीछे ऑड नंबर है, तो हमारे पास 1 से इंक्रीज हो जाएगा 43.8। 56.854 जो है 56 किस तरह से राउंड ऑफ होगा 56.8, इनका नंबर खुद क्या है 5 है, पीछे वाला नंबर क्या है, इवन है, 8 इज इवन नंबर, तो वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। 73.650 इज राउंडेड ऑफ है 73.6, उनके नंबर इटसेल्फ इज 5 और पीछे क्या है, इवन है। 64.350 इज राउंडेड ऑफ एज 64.4, क्यों, पीछे वाला नंबर 3 क्या होता है हमारे पास, ऑड नंबर होता है और हमारे पास ऑड में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है।
Following this rule, the corrected answer to this computation given in this section is 1.46. तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1.46 into 10 raised to the power 3. Last point अगर हम देखें in adding or subtracting the numbers, the number of decimal places retained in the answer should equal to the smallest number of the decimal places in any of the quantities being added or subtracted. In this case, the number of the significant figures is not important. तो इस केस में हमारे पास क्या होता है जी कि हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. इट इज द पोजीशन ऑफ द डेसिमल दैट मैटर्स. इसमें हमने डेसिमल पोजीशन नोट करनी है. फॉर एग्जांपल अब हमने क्या करना है, ऐड करनी क्वांटिटीज. इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने ऐड करना है, इन तीनों क्वांटिटीज को. हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 75.523. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75.5. हम लोगों ने क्या करना है, रिटेन इन आंसर शुड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर डेसिमल पोजीशन पे आ रहा है 1. यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बाद है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बाद है, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 1 पॉइंट तक. इसमें हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 4.10, यानी कि 2 डेसिमल फिगर्स के बाद तक आंसर लिखना है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8.13. राउंड ऑफ रूल्स को यूज करते हुए आपका ये वाला थर्ड पॉइंट भी कैलकुलेट हो जाता है. और आज का लेक्चर भी हमारे पास जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है. सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को आपने फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. और लास्ट पे जी मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.